हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम यूपी टेट 2017 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा और साथ साथ कोई भी एक्स्ट्रा जो डाटा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये आपके आने वाले टेट और सुपर टेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि लगभग एग्ज़ाम का लेवल लगभग सेम रहता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 अगर 24 है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। मैं उस संख्या को x मान लेता हूँ। ठीक है, उस x का 3/4 का 2/3 24 है। तो पहले x पता कर लें। इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 बार कटा, तो 2 यहाँ जाके जब गुणा होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 48। तो x हमारा 48 है। तो लेकिन पूछा क्या है, उस संख्या का 1/4। तो 48 का 1/4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 है ना। 48/4 12। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 + 2√10 का वर्गमूल। इसका मैं वर्गमूल निकालना बताऊं। देखो, ऑप्शन से ही सीधा कर सकते हैं। इसका वर्गमूल ये है, इनमें से है, या इसका वर्ग ये है, बात तो बराबर है। अगर मैं इसका वर्ग करूं, 6 का वर्ग √6 का वर्ग 6 + 1 + 2√6, 10 तो मिलेगा नहीं। 3 + 2 का वर्ग 4 + 2√3 4√3, ये तो नहीं मिल रहा। इसको देखूं, 2 + 5 + 2√AB, मतलब √2 √5 √10 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, सॉल्व करने की वजह सीधे सीधे हमने ऑप्शन से देख लिया कि किसका वर्ग हो सकता है ये। अगर इसका वर्गमूल ये है तो इसका वर्ग ये है, तो मैंने वर्ग कर देख लिया फटाफट। और वैसे भी देखो, यहाँ पर 10 के लिए क्या चाहिए, यही तो मिलेगा, 2 और 5 10। बाकी तो ये 2√6 है, 2√6 है, 4√6 है, इस तरह से अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी के में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो ये है आर.ए. फिशर। ये तो याद करने वाला है, तो ये आप याद कर सकते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण आर.ए. फिशर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो संख्या क्या। मैं संख्या को x मान लेता हूँ। इस x का 60% का 3/5 36 है। तो देखो, 1 0 से 1 0 कट गया। 6 × 3 18, 18 से ही कटेगा 2 बार, और 5 और 10 50, इधर जाके इंटू होके 100 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 100 है, तो संख्या हमारी 100 है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, P/Q फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, परिमेय नहीं, सॉरी, अपरिमेय संख्या है, 22/7 लिखते हैं, ये तो P/Q फॉर्म का हो गया। लेकिन इसमें P/Q के साथ साथ एक कंडीशन परिमेय की ये और होती है कि अगर मैं 7 से 22 को काटूँ ना, तो या तो ये पूरी तरह कट जाना चाहिए, मतलब 1-2 डेसिमल बाद तक रुक जाना चाहिए, या अगर पूरी तरह नहीं रुक रहा, शांत दशा नहीं है, तो रिपीट होना चाहिए, जैसे 1.3333 या 2.555। ठीक है ना, इस तरह से रिपीट होना चाहिए। जबकि पाई की वैल्यू 3.142 इस तरह से चलती जाती है, न तो ये रुक रहा, ना ये कुछ रिपीट हो रहा। तो ये संख्या हमारी क्या है, अपरिमेय है। तो पाई को तो याद कर लो, पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A/3 B/4 C/7 ये सब बराबर हैं तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, ये सब आपस में बराबर हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये
एक संख्या k के बराबर है। अगर a/3 k के बराबर है तो a का मान 3k हो जाएगा, तो a की जगह पे 3k लिख दिया, प्लस b/4 k के बराबर है तो 4k हो जाएगा b, तो b की जगह पे 4k लिख दिया, c की जगह पे 7k लिख दिया। ठीक है, c की जगह पे 7k। तो देखो k कॉमन, या ऐसे कर लो 3 और 4 7 और 7 14, 14k बटे 7k, k से k उड़ा दो, 7 से 2 बार जाएगा तो 2 हमारा, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस गुणा में गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो देखो इकाई अंक का अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो आपको क्या है, प्लेलिस्ट में हमारी गुणनखंड ये गुणनफल इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट वाली एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, उसका आप ज़रूर देखना। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक के लिए क्या होता है, सिर्फ हम गुणा करने में इकाई अंक पे नज़र रखेंगे। इकाई अंक कितनी कितनी है? 8, 6, 9, 2। इकाई अंक देख ली, 8 और 6 कितना होता है? 48 होता है। तो कितनी इकाई अंक मिली? 8। और 9 और 2 का इकाई अंक कितना आएगा? 18। 18 का कितना? 8। 8 और 8 64 होता है। 64 में इकाई अंक कितना है? 4। यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इनका गुणा करने के देखें उसके बजाय हम क्या है, सिर्फ इकाई अंक को देखकर हम पता कर सकते हैं। क्या है? 8, 6, 9, 2। इनका इंटू करूँगा, 8 6 जा 48 होता है। 48 में इकाई अंक कितनी है? 8। 9 2 जा 18। 18 में इकाई अंक कितनी है? 8। 8 8 जा 64। 64 में इकाई अंक कितना है? 4। तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समापवर्त्य क्रमश 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। अच्छा, मैं नंबर क्या है देख रहा हूँ कि मेरा नंबर 12 और 72 क्या है? HCF और LCM है। HCF मस हमारा 12 है। ठीक है, और अगर मतलब 12 उनका कॉमन फैक्टर है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरी जो संख्या होंगी वो 12A और 12B टाइप की होंगी। दोनों दो संख्या मैंने मान ली, उनका कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है। 12 के साथ कुछ गुणा होगा तभी तो है। 12 इंटू कुछ होगा संख्या, A और B पता नहीं क्या हो सकते हैं। तो ये हमारी मैंने संख्या मान ली, क्योंकि इनका HCF 12 है तो 12A और 12 में भी मैंने संख्या मान ली। अच्छा, इनका मैं यहाँ से LCM देखूँ तो देखो कॉमन चीज़ तो एक बार लिखते हैं, 12 12 एक बार लिखते हैं, और क्या बचा? A इंटू B। तो ये मेरा LCM है, लस है, लघुत्तम समापवर्त्य है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 72। तो 12 से मैं काटूँ 6 बार तो A इंटू B की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर दो संख्या A और B कैसी हैं? सअभाज्य संख्या। A और B को सअभाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो A और B से जब सअभाज्य संख्या है तो A और B को क्या होना पड़ेगा? 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 ही तो होता है 6। तो यहाँ पर इतना आ गया, यानी कि A और B हमारा 2 और 3 होगा। ठीक है, 2 और 3 यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो A और B की वैल्यू मैं यहाँ पर लगा दूँ या B को A ये मान दूँ, बात तो बराबर ही पड़ेगी। यहाँ पर रखूँ A का मान कितना आ गया? 12 2 जा 24। यहाँ पे B लगा दो, 12 इंटू 3 36। तो ये हमारी संख्याएं आ गई हैं। इनका अगर मैं जोड़ के देखूँ 60 ही तो आ रहा है, योगफल 60 ही तो आ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? एक संख्या क्या होगी? 24 और 36। तो एक पूछा है तो 24 हमारा करेक्ट आंसर है। दोबारा बता देता हूँ आपको कि इनका महत्व समावर्तक 12 है, तो मैंने 12 लिखा तो संख्याओं को 12A और 12B मान लिया, क्योंकि दोनों का कॉमन क्या है? 12 आना चाहिए। तो 12 कॉमन है, तो कॉमन के अलावा भी तो होगा कुछ संख्या में, तो उसको मैंने A और B मान लिया, जो कि आपस में क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। इनका LCM 72 है। ठीक है,
तो 12A और 12B का एलसीएम कितना होगा, 12AB, क्योंकि जो कॉमन होता है उसे हम एक बार लिखते हैं एलसीएम निकालने में, और जो बचा कुचा है उसे हम गुणा करके लिख देते हैं। ऐसे तो निकालते हैं हम एलसीएम। तो 12 से 6 बार कटा। ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसे हमने 2 और 3 लिख दिया, क्योंकि 2 गुणा 3 6 होता है। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूँ तो ये आ जाएगा 24 और 36। ए की जगह पे 2 रखा तो 24, यहाँ पे 3 रखा तो 36। तो हमारी संख्या क्या है, 24 और 36 है, क्योंकि इनका टोटल भी 60, देखो टोटल 60 आ रहा है 36 और 24 का, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 × 4 ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ने क्या किया, गलत उतार दिया क्वेश्चन को, 27 × 4 किया, लेकिन उसने आंसर करेक्ट निकाल लिया है। बच्चे ने आंसर सही निकाल लिया, बच्चे को आता है। तो क्या टीचर को 0 नंबर दे देने चाहिए क्या, 0 तो नहीं देने चाहिए, बच्चे को आता तो है। सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देने चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे ने किया तो सही है। 5 में से 2 अंक दे दो, लेकिन क्या है, जब गलत वैसे उतारा है तो पूरे नंबर, इस तरह से नंबर तो नहीं देने चाहिए। तो क्या है, ऑप्शन चौथा सही है। बच्चे से कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो गलत क्यों उतारा है, और सही प्रक्रिया करने के लिए पूरे अंक दे दो, क्योंकि किया तो उसने सही है ना, जो उसने उतारा वो उसने सही किया। तो देखो वैसे तो एक्चुअल में क्या होता है वो तो टीचर पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, बच्चे को बेनिफिट देना है ना। तो बच्चे को बेनिफिट तो सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है कि बच्चे को मार्क्स पूरे मिल गए, लेकिन सिर्फ हमें कारण जान लिया, उसे समझा दिया कि भाई कि गलत क्यों उतारा तुमने, सही उतारो, लेकिन तुमने सही किया, सही है जो उतारा, उस हिसाब से इसको मार्क्स तो पूरे मिलने चाहिए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, मतलब क्रय मूल्य CP क्या है, 3/2 है SP का। तो देखो SP यहाँ भेज दूँ तो CP/SP बराबर 3/2 आ गया। तो देखो CP और SP का अनुपात आ गया। तो देखो CP ज़्यादा है 3 और SP कम है 2, यानी कि घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस %, हानि की प्रतिशत, तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का, कितने पे हो रहा है, 3 पे, और इंटू 100 कोई प्रतिशत निकालनी तो 100/3 यानी कि 33 1/3%, यानी कि ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, 33 1/3% की हानि हो रही है। तो देखो हमने क्या किया, CP, देखो इस तरह से क्वेश्चन को नहीं, बेस्ट तरीका वो यही है कि CP और SP का अनुपात निकाल लो। तो देखो यहाँ पर 1 कम हो रहा है SP, यानी कि लॉस हो रहा है 1 का, कितने पे, 3 पे, तो 1/3 इंटू 100 यानी कि 33 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है और लंबाई उसकी चौड़ाई का दुगना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई का दुगना है। ऊंचाई यानी कि हाइट 11 है, तो इसकी छत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो देखो इसका जो दीवारों का जो वो होता है क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 2L + B × H। ठीक है, जो दीवार हैं, 4 दीवार हैं, 4 दीवार का जो हमारा फॉर्मूला है क्षेत्रफल का ये है। और छत या हो या फर्श हो, वो होता है L × B। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इसका मान कितना दे रखा है, 660। तो देखो L की जगह पे तो मैं 2B लिखूंगा, और 1B पहले से दे रखा है तो ये 3B हो गया। ठीक है, और H हमें कितना दे रखा है, 11। 660, तो देखो ये कितना आ गया, 2 × 3 6, 6 × 11 66। तो B की वैल्यू 66 काटूंगा तो 10 बार, B की वैल्यू 10 आ गई है। अगर B की वैल्यू 10 है तो 10 × 2 20, लेंथ कितनी आ जाएगी, 20। तो एरिया पूछा है, एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 × 10 यानी कि 200 मीटर वर्ग, 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि संख्या 604-611 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो देखो अगर आपने ये भाजकता रूल वाला, भाजकता के नियम वाला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में ना आता हो तो इसकी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, उसको प्लेलिस्ट में देखकर आप ज़रूर सॉल्व करें उस टाइप के क्वेश्चनों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। 604 और डैश की जगह पर मैं x लिख देता हूँ 6। 11 से ये विभाज्य है तो सम स्थानों पर अंकों का योगफल और विषम स्थानों पर अंकों का योगफल का अंतर, देखो ये कितना है, 6 और 4 10 और 6 16, और इन पर सम कितना है x। इनका अंतर या तो 0 आ जाए, 0 की जगह पे एक ऐसा एक अंक हो कि जो यहाँ पे 0 दे दे, या ऐसा कोई अंक हो कि 11 से कट जाए। तो देखो ऑप्शन में से मैं देखूं, अगर मैं 1 रख के देखूं 16 में से 1 घटाऊं तो 15, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। 3 रख के देखूं 16 - 3 13, ना तो 0 है ना 11 से कट रहा है ना। 7 रख के देखो बिल्कुल नहीं। 5 पे बात बन जाएगी, क्यों, क्योंकि 16 - 5 11 होता है, तो 11 से कट जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि 11 ही आए, लेकिन 11 से कट जाए तो भी हमारी काम चल जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन की हेल्प से हम काफ़ी आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ कौन से हैं, प्रतिभावान व्यक्ति कौन से हैं। तो ये हैं श्रीनिवास रामानुजम। आर्यभट्ट ये पुराने टाइम के थे, लेकिन अभी 20वीं सदी में पूछा है, तो ये है हमारे रामानुजन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्याओं के 5 गुना से 3 ज़्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्या क्या है। इसको देखो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और हल करके भी कर सकते हैं। तो चल पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि उससे ऑप्शन से हो पाएगा क्या। देखो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का दुगना। अच्छा, बड़ी संख्या है, इसका मैं दुगना करूँ ये तो 86 आ गया, और छोटी संख्या का 5 गुना, इसका 5 गुना 40 आ गया। इसमें 3 जोड़ रहा हूँ, ये इसके बराबर है क्या, नहीं है। इसका दुगना, इसका 5 गुने से 3 ज़्यादा, ये बराबर नहीं है। बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा, तो ये आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और कोई ऑप्शन ऐसा मैच नहीं खा रहा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन को ही फुलफिल कर रहा है ये कि बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या क्या है 14, इसका 4 गुना करूँगा कितना आएगा 56। छोटी संख्या का 3 गुना, 5 का 3 गुना कितना होता है 15, इनको जोड़ूंगा 71 ही आ रहा है। 71 ही पूछा, देखो पहली कंडीशन से ही क्वेश्चन हो गया आराम से। तो देखो हमने ऑप्शन का बड़ा आराम से इस्तेमाल किया कि बड़ी संख्या का दुगना 28 और छोटी संख्या का 5 गुना से 3 ज़्यादा, ये बराबर है। ठीक है, तो यही यहाँ पे ऐसे पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। ठीक है, यदि इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काट दिया जाए तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक फलक होगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, मान लो मैं आपको एक तरह से दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है, इसे 5 पूछा है, तो मैं देखो ऐसे करके दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5, एक ही फलक में रंग होगा, ये ऐसे है। ठीक है, तो देखो मैंने 5 सेंटीमीटर वाला एक घन लिया, इसमें 1-1 सेंटीमीटर वाले काट के अलग अलग कर दिए और उसमें रंग कर दिया था। तो ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, एक ही फलक पर रंग है। देखो अगर मैं किनारे वाले को देखो, जैसे ये है, तो देखो इसके इस तरफ भी कलर होगा, नीचे भी कलर होगा, तो ये एक वाला तो है नहीं। इसी तरह से ये एक वाले नहीं है, किनारे वाले एक फलक पर रंग वाले नहीं होंगे, क्योंकि इस तरफ भी रंग है। तो लेकिन ये जो बीच के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, तो एक फलक पे 9 ऐसे होंगे जिन पे सिर्फ एक ही तरफ कलर दिख रहा है। तो जब एक पे 9 हैं और कितने फलक होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 और पीछे 6, तो 6 पे कितने होंगे, 9 × 6 54, तो 54 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, इससे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का है, उसमें हमने एक सब तरफ कलर कर दिया, तो और एक एक वाले को काट दिया, एक एक घन वाले 1-1 सेंटीमीटर के वाले में, तो कितने पे ऐसे होंगे जिसमें एक ही फलक पे रंग हो। तो ये जो बीच वाले हैं ना, सिर्फ यही ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक तरफ हम बाहर की तरफ दिख रहा है कलर, बाकी अंदर तरफ नहीं है, बाकी सब पे 2 या 3 पे कलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरण प्रेषण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से मापक प्रभावित नहीं होते। तो एक चीज़ देखो, जैसे मान लो मैंने 5 संख्या ले रहा हूँ, 5 संख्या ले रहा हूँ मैं, ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। अगर मैं किनारे दोनों छोरों से किनारे वाले को हटा दूँ, तो ये देखो ये पहले भी बीच में था, अब भी बीच में है, तो बीच वाला क्या होता है, माध्यिका, तो ये तो बदलाव नहीं आएगा, माध्यिका में बदलाव नहीं आएगा, माध्यिका प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो बदली कौन हो जाता है, माध्य बदली हो जाएगा। जब टोटल संख्या गिनती में बदली हो जा रही हैं तो माध्य बदली हो गया। बहुलक भी बदली हो सकता है क्योंकि नंबर कम बढ़ती हो रहे हैं, तो क्या है, सिर्फ माध्यक है वो बदली नहीं हो रहा। तो कौन कौन हो रहा है, माध्य और बहुलक। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पर जैसे मैंने 5 संख्या मानी, तो 5 में बीचवा स्थान इसका था, अगर मैं किनारे से हटा दूं अब भी ये बीच का ही रहेगा, तो ये माध्यक में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो बचा क्या, माध्य और बहुलक, सिर्फ यही प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंग या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो ऐसी छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो ये नंबर, जैसे ये नंबर है, ऐसा कोई नंबर पता करना है जो 3 और 4 दोनों से हो। क्या ये 4 से हो जाएगा क्या, 4 के लिए आखिरी की 2 डिजिट होनी चाहिए 4 से कटने वाली, नहीं है। ये हो जाएगा क्या, हाँ, आखिरी 4 डिजिट, आखिरी की 2 डिजिट 4 से हो रही है और इनकी अंकों का योगफल 12 वो 3 से कट रहा है, तो मतलब यानी कि ये 3 और 4 दोनों से कटेगा। किसी भी संख्या को 4 से विभाज्य होने के लिए आखिरी की 2 अंक 4 से कटने चाहिए और 3 से होने के लिए अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो 4 4 4 12, 3 से कट रहा है, तो मतलब नंबर भी 3 से कट रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने भाजकता का नियम वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को एक बार अच्छे से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचभुज यानी 5 भुजा वाला, उसके अंतःकोणों का योग निकालना है। तो देखो अंतःकोण के योग होता है n-2 × 180। n की जगह पे क्या रख दूं, 5, क्योंकि 5 भुजाएं हैं, 5 में से 3 गया, 2 गया तो 3, तो ये आ गया 540 डिग्री। अगर इसमें हमसे विकर्ण पूछता कितने विकर्ण हैं, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है n × n-3/2। इसमें हम n की वैल्यू निकाल देंगे तो पता चल जाता कि पंचभुज में कितने विकर्ण हैं।
तो इस फॉर्मूले से विकर्ण आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए को 1/3 बाहर खींचा गया तो पाया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। ठीक है, तो देखो टोटल मैंने मान लिया x, टोटल लंबाई x है, उसका कीचड़ में कितना भाग है, 4x/7 है। कितना खींच लिया, 1/3, यानी कि x/3 खींच लिया। ठीक है, तो रह कितना आ गया, 8। देखो x टोटल था, उसमें से 4x और x/3 हिस्सा खींच लिया, यानी कि x में से इतना कम कर लिया, तो भी नीचे 8 बच रहा है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल कितना है, ये एलसीएम लूँ तो 21, 1 से कितने बार 21 जाएगा, तो 21 आ गया। 7 से 3 बार कट रहा है तो 3 से करूँगा तो 12, 3 से 7 बार कट रहा है तो 7 आएगा, 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी है कि ना, यहाँ पे ये कह रखा है जब धसे हुए का 1/3 खींचा गया है, हमने यहाँ पे टोटल का 1/3 किया है। तो देखो इसको करेक्ट कर लेते हैं कि टोटल क्या है, लंबाई x थी, धसा हुआ कितना है 4x/7। अब इसका भी 1/3 खींचा गया है, धसे हुए का 1/3 हिस्सा गया, मतलब इस हिस्से का 1/3 खींचा गया है। तो यानी कि 4x/7 का 1/3 खींचा गया, यानी कि 4x/21 था। इतना धसा हुआ था और इतना खींच लिया, तो बचा कितना, 8। यानी कि दिस में से दिस घटाएंगे, इतना धसा हुआ था पहले और इतना हमारा निकाल लिया गया, तो रह कितना गया, 8। ये है तरीका। ठीक है, तो देखो ये 7 और 21 का एलसीएम 21 आ गया, 7 से 3 बढ़ जाता है तो ये 12, 12 में से 4 गया तो 8। अभी 8 से 8 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, यानी कि 21, यानी कि ऑप्शन पहला इसका करेक्ट है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ सही कर लेना कि यहाँ पे कह रखा है धसे हुए का 1/3 खींचा गया है। धसा हुआ कितना था, इतना, इसका भी 1/3 खींचा गया है, तो मतलब इतना खिंच गया, तो बचा कितना, जितना धसा हुआ था माइनस जितना खिंच गया, वो बराबर 8 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखो कैसे करना है, ए और बी मिलाकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलाकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए और सी काम को मिलके 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो हम इसको करने का जो तरीका है उसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं कि जितने दिन इनके हैं ना, इनका एलसीएम लेकर हम टोटल काम मान लेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, लस पर कितना आएगा, 60। तो 12 से 60 कितना बढ़ जाएगा, 5। ठीक है, यानी कि ए और बी क्या है, इनकी कार्य क्षमता 5 है, यानी कि एक दिन में 5 काम करेंगे तो 12 दिन में 60 काम कर लेंगे। ठीक है, बी प्लस सी 15 है, 15 दिन में काम 60 करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, यानी कि बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 की है। ए प्लस सी 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5, बी प्लस सी की एक दिन की 4, ए प्लस सी की इतना। तो अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ए प्लस बी प्लस सी 2 बार आ रहा है, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। यहाँ कितना आ रहा है, 5 और 4 9 और 3 12। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, ए की पूछी है। तो देखो यहाँ पर बी प्लस सी कितना है, 4। अगर बी प्लस सी 4 है तो ए कितना हो गया, 2, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, करना कितना है, 60 काम करना है।
तो कितने दिन लगाएगा, 30 दिन। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट लगा हो तो मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा टाइम एंड वर्क की, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर कैसे करना है कि ए और बी मिलाकर 12 दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल मैंने काम इनका एलसीएम मान लिया, यानी कि 12 दिन में काम कर रहे हैं और 60 काम कर रहे हैं, यानी कि रोज़ाना 5 काम कर रहे हैं ए और बी मिलकर, रोज़ाना 4 काम कर रहे हैं, रोज़ाना 3 काम कर रहे हैं। अगर इनका मैं टोटल देख लूँ, ट्वाइस ए प्लस बी का ट्वाइस 12 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 6 वैल्यू आ गई, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। और बी और सी अगर एक दिन में 4 कर रहे हैं तो ए कितना कर रहा है, 2। ए यदि एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। 60 काम ही तो था टोटल, तो 60 काम को, टोटल काम को 30 दिन में निपटा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए बी सी भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमश ये हैं, ये क्या है, मिड पॉइंट हैं, मध्य बिंदु हैं। तो देखो जब इस तरह से केस बनता है ना, जब ये मिड पॉइंट होते हैं, ये सारे के सारे एरिया बराबर होते हैं। इसको 1 1 1 बेशक मान लूँ, नाम दे दूँ कि एरिया सबके 1 1 1 है, सारे मतलब सबके बराबर हैं। अगर हमसे पूछा जाए इसका एरिया कितना होगा पूरे का, तो टोटल कितना है, 1 2 3 4, 4 है और इसका अकेला है, तो ये क्या है, 1/4 हो गया। हमसे किसका पूछा, DEF का। देखो ये सब बराबर हैं, तो मैंने सबको 1 1 1 मान लिया, तो टोटल एरिया कितना है, 4 और DEF कितना है, 1, यानी कि DEF क्या है, 1/4 है, यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा करेक्ट है। तो आपको क्या समझना है इसे, यहाँ पर जब इस तरह से मध्य बिंदु बनते हैं तो ये सारे क्षेत्रफल बराबर हो जाते हैं। ये तो अगर मैं टोटल एरिया, देखो हमसे अगर मान लो इसका पूछता, इसका क्षेत्रफल पूछता, तो देखो टोटल एरिया कितना है, 1 2 3 4, 4 मान लिया था मैंने, और इन दोनों का कितना मिला के कितना, 1 और 1 2 हो गया, तो ये कितना आता, आधा होता। मतलब ये जो है पैरेललोग्राम, इसका ये चित्र का क्षेत्रफल पूरे का आधा होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि, अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि दो संख्याओं का अंतर, मान लो दो संख्या है ए और बी, उनका अंतर 2 है, उनके गुणनफल, अच्छा दो संख्याओं का अंतर 5 है, सॉरी, दो संख्याओं का अंतर 5 है और गुणनफल यानी कि a इंटू बी 36 है, तो इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/a और 1/b, इनका अंतर, तो देखो यहाँ पर मैं क्या है, हाँ 1/b माइनस के 1/a, इसका अंतर कितना है वो पता करना है। ठीक है, अब अंतर में हमें पता नहीं कि a बड़ा है b बड़ा है, लेकिन हम क्या है, a को बड़ा मान रहे हैं। अगर a को बड़ा मान रहे हैं तो 1/a छोटा हो जाएगा, a में से b घटा के 5 लिख रहा हूँ, यानी कि a बड़ा है। अगर a b से बड़ा है इसका मतलब क्या, 1/a छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने उल्टा लिखा ना, तो इसलिए मैंने उल्टे में 1/a को पीछे लिखा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, एलसीएम ए बी, ए से यहाँ पर इंटू बी से यहाँ पर इंटू, तो a माइनस बी अपॉन ये निकालना है, तो a माइनस बी कितना है, 5, और a इंटू बी कितना है, 36, तो ये हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो एक बार, कई 2-3 बार आया यूपी टेट में, किसी बार माइनस करके किसी बार प्लस करके। ठीक है ना, तो ऐसे करना है ये। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। अगर कोई आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो में बनाऊं तो उसको बारे में आप ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। कि 2 अंकीय संख्या मैंने मान ली कि, अच्छा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पहले ऑप्शन से बताऊंगा मैं आपको, है ना। 2 अंकीय संख्या है, उनके अंकों का गुणनफल 6 है, तो देखो ये संख्या इनके गुणनफल 6 है क्या, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। इन दोनों में से कोई हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 3 6 होता है, 1 6 6 होता है। ठीक है ना, 2 ऑप्शन तो देखते ही कट गए। फिर क्या कह रहा है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें 9 जोड़ता हूँ, 16 में 9 जोड़ूंगा तो 25,
तो ये तो है नहीं, इसमें 9 जोड़ूं तो 32 हो गया उल्टा, तो ये हमारा करेक्ट है। तो देखो हमने सिर्फ ऑप्शन से ही फटाफट देख के कर लिया हमने, देखो ऑप्शन से करना है, ये 2 डिजिट वाला तो ऑप्शन से ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, किसी आयत चित्र में क्या है, ऊंचाई क्या बताती है कि उसमें उसकी क्या है, बारंबारता कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊपरी सीमा कितनी है, या उसकी वर्ग की निम्न सीमा कितनी है। तो ये होता है उसकी बारंबारता, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमारी हाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो जब इस तरह से आता है ना, तो रटवाना नहीं चाहिए, फॉर्मूले के लिए ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, मार्क्स सीधे सीधे नहीं काटने चाहिए, मतलब इस तरह से बच्चों की जो खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं ना, उस तरह के ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, विद्यार्थी को सूत्र रटने को कहना चाहिए, नहीं, ठीक है। विद्यार्थियों को गणितीय साधन को अपनाने, अच्छा यही ऑप्शन हो गया, नहीं पूछा है ना क्या नहीं करना चाहिए, तो यही आ गया हमारा, ये नहीं करना चाहिए, सूत्र नहीं रटवाने चाहिए, बच्चे को हेल्प करो कि वो हल ढूंढने में अपनी नीति विकसित करे, सही बात है, हल खोजने प्रवृत्त हो, सही बात है, गणितीय साधनों को कि अपने अर्थ बनाने देना, बिल्कुल सही बात है। तो नहीं पूछा है तो यही है कि सूत्र रटने को कहें, ये गलत बात है ना। तो ये हमें देखना है कि जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें आती हैं ना, उसको ज़रूर नोटिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है। कोटि पूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका सम 90 हो, क्या इनका सम 90 है क्या, नहीं है, इनका 90 है क्या, नहीं है, इनका 90 है क्या, है, इनका 90 है क्या, नहीं है। तो सीधा सीधा ऑप्शन ये करेक्ट है। तो देखो दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, इनका सम भी टोटल है और अंतर भी 40 का है। मान लो एक ऑप्शन और होता कि सम तो इनका 90 है लेकिन अंतर 40 नहीं हो रहा, तो वो भी हमने नोटिस करना है। तो ये हमारा दोनों चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। तो देखो हमने सिर्फ ऑप्शन से ही देख के से कर लिया। और सॉल्व करना चाहें तो क्या कह रहा है, एक एंगल x है, दूसरा कोटि पूरक है, तो मतलब 90 माइनस एक्स हो गया। इनका अंतर यानी कि x माइनस 90 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 40। तो ठीक है, ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का x जोड़ के 2x, और 90 यहाँ जोड़ के कितना जाएगा 130। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो x 65 है, 65 रख दो 25 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। 27 देखते हैं, इतने को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखो कितने जा जाएगा, 12 से 1 2 1 0 1 2, 12 1 जा 12, कट गया, 1 उतारा, ठीक है, 0 उतारा, 0 1 उतारा, 0, एक साथ क्या है हमने 3 डिजिट उतारे, 2 जीरो लगाने पड़े हैं, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 8 नहीं 7, 84, कितना बचाइए 7 1। अच्छा एक बार और कर सकते हैं इसे, 8 पे 96 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 5, तो 2 उतारेंगे 4 बार 48, यानी कि 4 हमारा आंसर है, 4 शेषफल आया है, ठीक है। तो हमने डिवाइड करके देखा कि हमारा जो शेषफल था कितना था, 4 था, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिर्फ सिंपल डिवाइड करके देखना था हमने। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो हमें क्या आंकना चाहिए, क्या चीज़ में नोटिस करना चाहिए। तो ये है हमारा कि बच्चा, ठीक है, समझ भी नहीं पा रहा है और पूछ भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा और बच्चा क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा। तो इस चीज़ को हमें नोटिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम और न्यूनतम प्रेषण का अंतर क्या कहलाता है, परिसर, रेंज, ठीक है। किसी भी हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है तो सबसे छोटे और सबसे बड़े जो नंबर संख्या का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, परिसर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, तो देखो ये 29 जो क्वेश्चन था ये परिसर मतलब समझ में आ गया। आई होप कि हमारे पास जैसे हम जो मीन मोड मीडियन निकालते हैं ना, माध्य माध्यिका, हमें बहुत सारे नंबर दे रखे होते हैं, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है और सबसे बड़ी संख्या होती है उनका जो अंतर है वो परिसर कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।